Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I'm your assistant teacher. We are doing Geography, chapter number 1, Resources and Development. Okay, 3 parts of this chapter was completed. Now, today we start the 4th part of this chapter from page number 4. Come to page number 4. The topic is Resource Planning. Planning is the widely accepted strategy for deciduous use of resources. It has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources. ठीक है, हम लोगों को पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, बहुत ही डेफिशिएट है, बहुत ही स्कैसिटी है रिसोर्सेज का, बहुत कम अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है एंड वी आर हैविंग मोर नीड्स. हमें उन रिसोर्सेज की नीड्स क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो जिसकी वजह से उनको रिसोर्सेज को हमें किस तरीके से यूज़ करना है इसका हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. कुछ रीजन्स इंडिया के अंदर क्या है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज का क्या है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, डेफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे पास में हैं. There are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources and there are some reasons which have acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. ठीक है, कुछ रीजंस की हम बात करते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर. ठीक है, वहाँ पर पानी का कमी है, वहाँ पर वाटर रिसोर्स हमको बहुत कम देखने को मिलता है एंड लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. और वाटर स्कैसिटी की वजह से वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समझते हैं आप लोग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जो भी अदर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो अदर सेक्टर्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lack in water resources. राजस्थान के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो सरप्लस अमाउंट में अवेलेबल है वो कौन सा एनर्जी है, सोलर और विंड एनर्जी, और वाटर रिसोर्सेज हमारे पास उसकी क्या है, स्कैसिटी है. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. अगर हम कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ पर कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमी वहाँ पर किसकी है, वाटर की है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होता है. दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल. इसीलिए हमको नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल, सभी लेवल्स पे जो प्लानिंग होती है वो करनी चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज को बचा करके रख सकें, बहुत अच्छे से काम में ले सकें. Now, the availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. अब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसकी वजह से अगर रिसोर्सेज हमारे पास कम होंगे तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है वो कम डेवलप हो पाएगा, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो पाएगी. There are many regions in our country that are rich in resources but these are included in economically backward region. कुछ रीज़न हमारे कंट्री के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन इकोनॉमिकली वो रीजन्स क्या हैं, बैकवर्ड है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छे से, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके. ऑन द कंट्रेरी, देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ प्रॉपर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप. ठीक है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो कम है लेकिन फिर भी वो रीज़न क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप हो चुके हैं, बहुत अच्छा पैसा उन्होंने अर्न किया है. The history of colonization revealed that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. ठीक है, जो कॉलोनाइजेशन हुआ था यहाँ पर इंडिया के अंदर, आप लोगों को पता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो कॉलोनाइजेशन किया था किसकी वजह से किया था, रिच रिसोर्सेज की वजह से किया था. इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज स्टार्टअप की थी ताकि यहाँ से वो रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जा सके. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies.
ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सप्लॉइट हुए रिसोर्सेज, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर रिसोर्सेज को क्या किया, एक्सप्लॉइट कर दिया, यहाँ से रिसोर्सेज वो अपने कंट्री के अंदर लेकर चले गए। देयरफॉर रिसोर्सेज can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। अगर आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो वो रिसोर्स आपके किसी भी काम के नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज होने के साथ में क्या होना चाहिए, अच्छा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, अच्छा नो हाउ होना चाहिए, आपको उस टेक्निक को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। ठीक है। यहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, उसके अंदर इंडिया के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, हमारे पास से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि कैसे रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करके हम हमारे कंट्री को और अच्छा अपवर्ड लेकर जा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, कैसे भी घुमा फिरा के आपको वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का पूछेगा। So, resources are vital for any development activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। अब जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, रिसोर्सेज को हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। रिसोर्स हमारे पास है, हमने उसको यूज़ किया, तो ऐसा ना हो कि हम उसको ओवर यूटिलाइज कर लें, हमारे नीड के अकॉर्डिंग ही हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सेव रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन भी तो आके यहाँ पर अपना डेवलपमेंट करेगी, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, तो हमें उनके लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, सेव करके रखना है, बचा कर चलना है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words। अब रिसोर्स कंजर्वेशन जो था उसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने, बहुत सारे फिलोसफर्स ने बातें कही हैं, तो उसके अंदर मेन जो हम देखते हैं वो किसका है, गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या बोला, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि हम हर लोग की वहाँ पर जो नीड होती है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर की जो ग्रीड होती है उसको हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक पर्सन की जो लालच होता है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses। ठीक है। और यहाँ पर रिसोर्स डिप्लीशन जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है। धीरे धीरे रिसोर्सेज हमारे सामने क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क के। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, हम कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो भी ज़मीन के ऊपर ही होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पता है ना आप लोगों को, क्या होता है, मनी जो अर्न करने की जो एक्टिविटी होती है, पैसा कमाने का जो काम होता है वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। This land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, communication system। जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, वो सबके लिए यूज़फुल होती है, सभी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो। However, land is an asset of a finite। अब ज़मीन हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम अच्छे से यूज़ करके हमारा फ्यूचर बना सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। अब जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में प्रॉपर तरीके से हम उसको यूज़ करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन एंड आइलैंड। अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। फिजिकल फीचर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, आइलैंड, डेजर्ट, ये सारे एरियाज हमारे पास अवेलेबल हैं।
तो नाउ सी अबाउट 43% ऑफ द लैंड आर इन प्लेन। 43% जो एरिया है वो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया किस काम आता है? एग्रीकल्चर के काम में आता है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं प्लेन लैंड के ऊपर, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लेन एरिया के ऊपर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। माउंटेन एरिया हमारे पास कितना अवेलेबल है? 30% है। ठीक है, माउंटेन किस काम आता है? जो रिवर्स होती है, पेरेनियल रिवर्स जो वहाँ से फ्लो करती है, उनके लिए वो माउंटेन्स क्या है? बहुत यूजफुल है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटो रीजन। 27% हमारे पास क्या है? प्लेटो रीजन है, चट्टानी एरिया है। इट प्रोसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और वहाँ पर प्लेटो एरिया के अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जहाँ से हम मिनरल कलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम 5th पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।